जय हिंद दोस्तों, आरसी सागर स्टडी फाउंडेशन में आपका स्वागत है। आज हम भूगोल विषय में टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, यूजीसी नेट, जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर के पूर्ण प्रश्नों पर रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सागरीय तापमान को प्रभावित करता है? अक्षांश। दूसरा ऑप्शन जल एवं स्थल के वितरण में असमानता। ऑप्शन सी प्रचलित पवनें तथा सागरीय धाराएं। उपरोक्त सभी, तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, अक्षांश जल व स्थल के वितरण असमानता तथा प्रचलित पवन सागरीय तापमान को, यह सभी को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न, वृक्षानुमा अपवाह प्रणाली विकसित होती है। ऑप्शन ए समान रचना युक्त समतल क्षेत्र में। ऑप्शन बी असमान संरचना युक्त असमतल क्षेत्र में। ऑप्शन सी समान संरचना युक्त शुष्क क्षेत्र में। ऑप्शन डी व्यतिक्रमित उच्चावच वाले क्षेत्र में। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, समान संरचना युक्त समतल क्षेत्र में। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, वृक्षानुमा अपवाह प्रणाली विकास होता है जहां ढाल अति न्यून होता है। अगला प्रश्न, सरिता अपहरण की अधिक संभावना होती है जब ऑप्शन ए आधार ऊंचा होगा। ऑप्शन बी आधार नीचा होगा। ऑप्शन सी किसी जल विभाजक के दोनों ओर जल ढाल प्रवणता समान होगी। ऑप्शन डी किसी जल विभाजक के दोनों ओर ढाल प्रवणता में अधिक अंतर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, किसी जल विभाजक के दोनों ओर ढाल प्रवणता में अधिक अंतर होगा। यह पीजीटी परीक्षा 2000 में पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, अधिक ढाल प्रवणता पर प्रवाहित होने वाली नदी शीर्ष अपरदन के कारण निम्न ढाल प्रवणता पर प्रवाहित होने वाली नदी तक स्थल को काटकर शीर्ष मुख तक पहुंचकर उसका जल अपने में ले लेती है, जिसे सरिता अपहरण कहते हैं। अगला प्रश्न, विश्व सामरिक परिदृश्य से संबंधित उपांत क्षेत्र संकल्पना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? फेवर ग्रीव, स्पाइकमैन, डी सेरोवास्की, काई, कोहन। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, स्पाइकमैन। यह पीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, स्पाइकमैन द्वारा रिमलैंड सिद्धांत प्रतिपादन किया जो मैकेंडर के हृदय स्थल सिद्धांत के चारों तरफ था। सेवर स्काई द्वारा वायु पावर सिद्धांत को कोहन द्वारा भूसामरिक प्रदेशों का प्रतिपादन किया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति विस्तारवादी गति होती है जो आर्थिक विस्तार के केंद्रों से प्रारंभ होकर अन्य क्षेत्रों तक जाती है? पहला ऑप्शन केंद्राभिमुखी, ऑप्शन बी बहिर्मुखी, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन डी कर्षण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी बहिर्मुखी। यह यूजीसी नेट 2015 में पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, बहिर्मुखी शक्ति में विस्तारवादी गति होती है जो आर्थिक विस्तार के केंद्रों से प्रारंभ होकर अन्य क्षेत्रों तक जाती है। उदाहरणार्थ क्रिस्टालर का केंद्र स्थल सिद्धांत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नीति उन्मुखी अवधारणाओं जैसे कि नोदक, फर्मे, अग्रगामी उद्योग संचय पर बल देता है? पहला ऑप्शन केंद्रीय स्थान सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन विकास ध्रुव सिद्धांत, ऑप्शन डी स्थानिक संगठन का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी विकास ध्रुव सिद्धांत। यह यूजीसी नेट 2014 में पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, विकास ध्रुव सिद्धांत नीति उन्मुखी अवधारणाओं जैसे नोदक, फर्मे, अग्रगामी उद्योग संचय बल देता है। उल्लेखनीय है नोदक फर्मे का विकास ध्रुव विकास केंद्र होता है। इस सिद्धांत के अनुसार मुख्य केंद्रों या ध्रुव के चारों ओर विकास क्रम विकसित होता है। अगला प्रश्न, सपाट शिखर वाले टीले को कहा जाता है? भित्ति, निम्नग्न द्वीप, गुलाटी। अगला विकल्प द्वीप और ऑप्शन डी किनारा। तो इसका जो राइट आंसर बी हो जाएगा निम्नग्न द्वीप गुवाहाटी।
यह जीडी परीक्षा 2017 में पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। सपाट शिखर वाले समुद्री टीलों निम्नग्न द्वीप को गुयाट कहा जाता है। जो निम्नग्न द्वीप गुयाट अंतः सागरी चबूतरे के नाम से भी जाना जाता है। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। अगला प्रश्न, मानचित्र में महासागरीय तथा ग्रामीण जनसंख्या के वितरण को एक साथ प्रदर्शित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त आरेखी विधि होगी। ऑप्शन ए स्टैन गिर डी आयतन विधि, ऑप्शन बी स्टीर बायर क्षेत्रीय विधि, ऑप्शन सी समगाम रेखा तथा बहु बिंदु विधि, ऑप्शन डी समानुपाती वृत्त तथा बिंदु विधि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्टैन गिर आयतनी विधि। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। यह RPPCS असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में पूछा गया था, परीक्षा 2016 में हुई थी। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। मानचित्र में महानगरीय ग्रामीण जनसंख्या के वितरण को एक साथ प्रदर्शित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त आलेखी विधि स्टैन डी गिर आयतनी विधि है। अगला प्रश्न, रासायनिक अपक्षय सबसे अधिक प्रभावी होता है। ऑप्शन ए शुष्क प्रदेशों में, ऑप्शन बी अर्ध शुष्क प्रदेशों में, ऑप्शन सी नम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में, ऑप्शन डी भूमध्य सागरीय प्रदेशों में। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, नम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में। यह IAS प्री परीक्षा 1999 में पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। रासायनिक अपक्षय ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल या जल वाष्प की उपस्थिति में सक्रिय होता है। चूना पत्थर पर रासायनिक अपक्षय सर्वाधिक प्रभावित होता है। अगला प्रश्न, विवेचित आइसोडापेन इंगित करता है। ऑप्शन ए न्यूनतम परिवहन लागत बिंदु पर, ऑप्शन बी अधिकतम परिवहन लागत बिंदु पर, ऑप्शन सी अल्पतम कच्चा माल लागत बिंदु पर, ऑप्शन डी अधिकतम कच्चा माल लागत बिंदु पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूनतम लागत परिवहन बिंदु। यह परीक्षा UGC नेट 2011 में पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। अल्फ्रेड वेबर के अनुसार न्यूनतम परिवहन लागत बिंदु के चारों ओर समान अतिरिक्त परिवहन लाभ सूचक आइसोडापेन कहते हैं। वेबर के उद्योगों के स्थानीयकरण सिद्धांत प्रतिपादित किया। अपने सिद्धांत के विवेचन में वेबर ने कई पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया, जिसमें से आइसोडापेन प्रमुख शब्द है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा 2 बार काटती है? माही, चंबल, नर्मदा। ऊपर उसमें कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर ए माही नदी हो जाएगी। यह UP RO प्री परीक्षा 2016 में पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। यह मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर राजस्थान, गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंभात खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न, तापमान का अध्ययन नहीं किया जाता है। ऊर्ध्वाधर वितरण के रूप में, ऑप्शन बी क्षैतिज वितरण के रूप में, ऑप्शन सी तिर्यक वितरण के रूप में, ऑप्शन डी प्रादेशिक वितरण के रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तिर्यक वितरण के रूप में। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। तापमान का अध्ययन तिर्यक वितरण के रूप में नहीं किया जाता है। शेष सभी वितरणों के रूप में तापमान का अध्ययन किया जाता है। जय हिंद।